वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, हम कौमी असेंबली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। असेंबली ना गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। हमारी सिंध में तंजीम कमजोर है, पीपी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। जेआईटी पर दबाव डाला जा रहा है, मुकम्मल सेहतयाब होने में मुझे मजीद 2 हफ्ते लगेंगे। नून लीग के एमएनए राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। काफ लीग का मुस्तकबिल पीटीआई के साथ है, काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। तो इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू सामने आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापसी का प्लान कर रही है। असेंबली ना गए तो राजा रियाज से मिलकर ये हुकूमत निगरान सेटअप बना लेगी। साथ ही राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी को वेलकम कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं, शुरू से कह रहे हैं असेंबली में वापस आएं, आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। वापसी के लिए असेंबली में दिए गए इस्तीफे वापस लेना होंगे। आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी हर बात से रजू करना पड़ेगा। यू टर्न खान तो खैर वैसे ही ये हैं, वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। असेंबली में आके बैठना पड़ेगा। स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरखास्त देनी पड़ेगी। स्पीकर साहब इनको अलाउ कर देंगे, इस्तीफे इनके वापस कर देंगे। जिन सब्जियों को खान साहब ने तोड़ा है या तोड़ेंगे उन्हीं में इलेक्शन होंगे। आइन का तकाजा तो यही। कराची के इलेक्शन में जो चीज सामने आई है तो इन्हें पंजाब में इससे भी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उधर जॉर्जी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्टी के पीटीआई में इंजमाम के मामले पर मुस्लिम लीग का पंजाब के सदर से वजाहत मांगी गई है। चौधरी शुजात का कहना है, सूबाई सदर पार्टी को किसी तरह दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। वजाहत आने तक परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। परवेज इलाही से कहा गया है कि 7 दिन में नोटिस का जवाब देकर वजाहत करें। और अब बात कराची में सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। तो कराची में कहीं तीर लगा, कहीं चला बल्ला तो कहीं तराजू भारी रहा। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी, जमात इस्लामी दूसरे और पीटीआई तीसरे नंबर पर। कराची पर कौन करेगा राज, सब जमातों को बेसब्री से हतमी नताइज का इंतजार। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची में कहीं तीर लगा निशाने पर, कहीं चला कप्तान का बल्ला तो कहीं तराजू का भारी रहा पलड़ा। 24 घंटे गुजरने के बावजूद नताइज गैर मामूली ताखीर का शिकार। वक्फे वक्फे से नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 246 में से 150 यूनियन कमेटियों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। सिंध की हुक्मरां जमात पीपल्स पार्टी 75 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी 40 नशिस्तों से दूसरे और तहरीक इंसाफ 35 नशिस्त से लेकर तीसरे नंबर पर। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 25 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 3, पीटीआई ने 2 नशिस्तें जीती। जेयूएफ 1 नशिस्त ले सकी। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है, हाफिज नईम रहमान ने 8000 से ज्यादा वोट लेकर यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और मेयरशिप के मुमकिना उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान पीपल्स पार्टी के नजमी आलम से हार गए। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी के भाई फरहान गनी को जमात इस्लामी के शाहिद फरमान ने शिकस्त दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर क्यों हो रही है? अब तक कितने फीसद नताइज मौसूल हो चुके हैं? हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। संजय, अब तो पूरा एक दिन गुजर गया, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए, नताइज मुकम्मल नहीं आए, तो ये डिले क्यों है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि नताइज हम कंपाइल कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूसी से मुख्तलिफ पोलिंग से जो नताइज हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन कराची के 7 अजला में से 4 अजला ने अपने
मुकम्मल नतायज जो है वो जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो नतायज जारी किए हैं उनमें भी 60% जो यूसीज हैं उनके नतायज आ चुके हैं। अब तक के जो नतायज सामने आए हैं, जो अभी ताज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक 235 यूनियन कमेटियों पर इंतखाबात हो रहे थे, जिनमें से 160 यूनियन कमेटियों के नतायज जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 160 यूनियन कमेटियों में से 77 सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 160 में से 77 यूसी जीत चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने 43 यूसी पर कामयाबी हासिल की है और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, जिनके पलड़े में अब तक 23 यूसी आई हैं। नून लीग जो है वो कराची से 6 यूनियन कमेटियों पर कामयाब हो चुकी है। JUFA को एक नशिस्त पर कामयाबी हुई है। इस तरह एक आज़ाद उम्मीदवार भी कराची से कामयाब हुआ है। अगर हम जिला वाइज बात करें तो जिला जनूबी में 26 यूनियन कमेटीज थी, जिनमें से 15 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 9 पर जो है वो PTI कामयाब हुई है। ये बताइएगा, मेयरशिप के लिए कितनी यूसी से जीतना जरूरी है, क्या नंबर चाहिए, और क्या जो आजाद उम्मीदवार हैं उनसे मिलने का ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है? दीगर जमातों के हवाले से क्या वो सोचते हैं? मैं आपको पार्टी पोजीशन बताऊं। वैसे तो कराची KMC में 246 यूनियन कमेटीज के चेयरमैन जाने हैं, जिसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों के अरकान हैं वो वोट कास्ट करेंगे, लेकिन 124 अरकान की सादा अक्सरियत थी। लेकिन इस दफा जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 235 नशिस्तों पर हो रहे हैं। 10 ऐसे उम्मीदवार थे जो इंतकाल कर चुके थे, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुए। तो 235 अगर हिस्सा तकसीम करें तो 118 जिसका नंबर होगा सादा अक्सरियत वो लेने में कामयाब हो जाएगी। और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, 4 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 76 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इसके अलावा बाकी 3 ऐसे अजला हैं जिनमें जिला गरबी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे जो जरा हैं वो कहते हैं कि 15 ऐसी यूनियन कमेटीज हैं, वहां पर उनकी पोजीशन आगे, अगर वो 15 हमने वहां पर इस नंबर में मिलाएं तो ये 51 बनती है। इस तरह जिला सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर आगे है, ये 96 बन जाती है। और जिला कोरंगी में 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी है। तो 100 के ये बता दें अब मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे से जायद हो गए हैं, अभी तक मुकम्मल नताइज नहीं आए हैं। तो कुछ इस हवाले से अपडेट्स दे दें और कितना इंतजार है? लगभग 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। रात 8:30-9 बजे तक तमाम सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। रात 8:30-9 बजे तक मुकम्मल नताइज आ जाएं कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के। संजय साधवानी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने 235 यूसीज में से 160 के नताइज जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी 77 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी की 43 नशिस्तें, PTI 28 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। और अभी मजीद भी नताइज आना बाकी हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है, अभी तक तमाम तर नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आ सके हैं। और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब, सर क्या कहिएगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि कराची की मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास जा रही है, जिस तरीके से उनके नंबर आ रहे हैं, 77 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर हैं। नहीं, अभी आप देखते जाइए, 94 नशिस्तों जो ऐसी हैं जिनके फॉर्म 11 के नतीजे हमारे हाथ में हैं। 50 का नतीजा हम RO से ले चुके हैं, ठीक है, दवालीस हमारे हाथ में मौजूद हैं और 100 से ऊपर तक हमारा ये स्कोर जा रहा है। अब दरमियान में हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने नंबर बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाल रही है, और जिस बात की हमने बहुत पहले निशानदेही की थी कि RO के जरिए से ये सारा धंधा किया जाएगा, वो काम किया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी 2-3 जगहों पर ये काम हो रहा है, और बहुत सारी जगहों पर वेस्ट और केमाड़ी में भी ये काम किया जा रहा है। और आपको पता है कि मजीद में तो उन्होंने पहले ही काम किया है। तो इसलिए मैं पीपल्स पार्टी के इस पूरे तर्ज अमल की कभी मरम्मत भी करता हूँ। और इसमें अगर इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन सूबाई सतह पर तो कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छा, और मरकजी सतह पर तो कहते हैं कि बहुत अच्छा, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप बताएं, 24 घंटे हो गए हैं और ये नतीजा, बल्कि 24 से भी अब 2 घंटे और ऊपर हो गए हैं, तो आप बताएं 26 घंटे में ये नतीजा जो है वो ठीक से आया नहीं है। और अब जो आना शुरू हुआ है तो उसमें पीपल्स पार्टी को फेवर दी जा रही है। कहता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है।
جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اس مینڈیٹ کے مطابق ہی ریزلٹ اناؤنس ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جو نتائج کا انتظار کریں، حافظ نعیم صاحب آپ کے خیال میں کیوں اتنا لیٹ ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ نے تو اس حوالے سے کہا تھا کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک نتائج نہیں دیں گے، تو اب آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نتائج اگر مکمل نہیں آتے ہیں مزید؟ دیکھیں ہم نے تو کہا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں آروز کے دفتر میں، ہمیں نتائج ملتے جا رہے ہیں تو ہم وہاں سے جو لوگ ہیں جو یو سی کے نتائج مل رہے ہیں تو ہم وہاں سے ہٹ رہے ہیں، لیکن وہ نتائج بڑے سکون سے دے رہے ہیں، ڈیلے کر کے دے رہے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ نمبر گیم ہو رہا ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کی یو سیوں کو تبدیل نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ اور یو سیوں کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے مینڈیٹ کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. میں وارن بھی کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ ان کا نظام کیا ہے. جب فارم 11 پر ایک رزلٹ موجود ہے تو آر او اس سے برخلاف دوسرا رزلٹ کیسے بنا سکتے ہیں، اور یہ شکایتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور حافظ صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 سے زائد نشستیں جیت رہے ہیں، ایسے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے، اور نمبرز بھی ان کے سامنے ہمارے کہتے ہیں کوشش کریں گے میئر بنانے کے لیے تعداد پوری کریں، جماعت اسلامی سے بات کریں گے، تو اس کے لیے تیار ہیں آپ اگر آپ کو اپروچ کرتے ہیں؟ نہیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ سب کے نمبرز آ جائیں. اگر ہمارے نمبر 30 بھی ہوتے اور ایمانداری سے ہوتے ہم تسلیم کر لیتے، اس میں کیا مسئلہ ہے. ان کے نمبر جتنے ہیں وہ بھی ایمانداری سے لیں نا، زبردستی کیوں بڑھا رہے ہیں اتنا؟ تو یہ بے ایمانی کون کر رہا ہے حافظ نعیم صاحب؟ ظاہر سی بات ہے اثر انداز ہو رہی ہے پیپلز پارٹی آر اوز کے اوپر، اپنی مرضی کے آر او تھے. اس وقت ہم نے ہماری تو فائل بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں جو ہم نے نشاندہی کی. اس ملک کا المیہ یہی ہے، آپ نشاندہی کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو الیکشن میں تو جانا پڑتا ہے. الیکشن میں نہ جائیں تو مصیبت، جائیں تو ان سب مراحل کا. دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں کہ آپ نے الیکشن دیا، الیکشن ہوا، ووٹ دیا، اب آپ ووٹ کا تحفظ بھی خود ہی کریں. ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کس لیے ہوتا ہے؟ حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اگر وہ ایک جمہوریت موجود ہو تو اس جمہوریت میں ایک شہری اپنے ووٹ کا تحفظ بھی نہ کر سکے، ایک سیاسی جماعت اپنا ووٹ دینے کے بعد اس کو خطرہ پیدا ہو جائے کہ اس کا ووٹ تبدیل کر دیا جائے گا، تو یہ تو سب کے لیے سوالیہ نشان ہے نا. ٹھیک ہے. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر گفتگو کر رہے تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 100 سے زائد نشستیں جیت رہے ہیں. بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے. پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے کہا دھاندلی میں الیکشن کمیشن براہ راست ملوث ہے، چیف الیکشن کمشنر بے ایمان ہے، مستعفی ہو. آئی جی سندھ بھی ناکام ہو گئے، وہ بھی استعفی دیں. دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی نے 70 نشستیں، نتائج بدلے جا رہے ہیں. تحریک انصاف ریجیکٹ کرتی ہے ریزلٹس کو. ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریزگنیشن. قابل نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بننے کے، بے ایمان آدمی ہے. دھاندلی میں ڈائریکٹلی ملوث ہے الیکشن کمیشن. فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے سے الیکشن کمیشن فیل ہو گئی. 13ویں نہیں 14ویں جماعت پی ڈی ایم کی الیکشن کمیشن ہے. دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف نے بہت ساری یونین کاؤنسل جیتی. 70 سے زیادہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم جیتے. دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. لاہور میں فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو کیئر ٹیکر آئیں گے ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں جو رجیم چینج سازش کے اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر تباہ کن اثرات جو ہیں اس کے پڑے ہیں، اور ان تباہ کن اثرات کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ کے اوپر، خدا نخواستہ بینک ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر اس امپورٹڈ حکومت نے پہنچا دیا ہے. اور آپ اگر آج دیکھیں کہ آٹا 150 روپے کلو پہ پہنچ گیا ہے، غریب آدمی 2 وقت کی اپنی روٹی لینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے. اور آج جو آئی ایم ایف کی موجودہ صورتحال ہے، جن کے آگے یہ کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، ان کو پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، اور ان کو گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، جو کہ وہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے جو پاکستان کا عام آدمی، غریب آدمی بالکل برداشت نہیں کر سکے گا. اور اس وقت پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ 30% سے اوپر پہنچ چکی ہے. تو اس کے ذمہ دار وہ شخص ہے جو آج کل
दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं, वो कोई नहीं है और नहीं है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AR1।